पेपर 2 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, चार्टर एक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैकले मिनट आपका लॉन्ग है, मैकले मिनट आपका लॉन्ग है, ठीक है। अभी के लिए बोल रही हूँ एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स इसको रीड करते चलो, जैसे पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स बनाते चलो, एंड उसको एट ए टाइम कैसे बनाना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको मिनिमम 2 पेज तो लिखना है, 2 पेजेस लिखना ही है, एंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को 4 पेज करके लिखना है, 3.5-4 पेजेस तक लिखना है मैक्सिमम। तो उस अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके कॉपी में होना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग कैसे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वो भी बताऊंगी, ठीक है। सो अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो 1813 का पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन। वेस्टर्न इमिग्रेंट्स फर्स्ट केम टू इंडिया इन द बिगनिंग 17th सेंचुरी, ठीक है। मतलब उन्होंने प्लानिंग किया और उनको प्रॉपरली आते आते लेट 17th सेंचुरी हुआ था, बट स्टार्टिंग जो इन्वेड कर रहे थे ना, इन्वेशन ऑफ वेस्टर्न इमिग्रेंट्स हो रहा था, मतलब वेस्टर्न लोग ब्रिटिशर्स आ रहे थे, वो बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी था। 16th सेंचुरी के लेट में भी वो आने को ट्राई कर रहे थे, बट क्या हुआ ना, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना है, बिजनेस स्प्रेड करना है, वर्कर्स चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करना है, एंड नंबर्स में वो इंडिया के लोगों से कम थे, तो इसलिए उनको टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा कि कौन से प्लानिंग में चले, तो इसलिए धीरे धीरे उन्होंने आए हैं यहाँ पे, एक एक करके एक एक ट्रूप आया हुआ है, ग्रुप नहीं बोल रही, ट्रूप आया हुआ है, ठीक है। सो वेस्टर्न इमिग्रेंट्स फर्स्ट केम टू इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। देखो 1498, इनका नाम तो जानते ही हैं सब कोई, वास्को डे गामा। ये पोर्तुगीज वॉयजर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, इन्होंने सी रूट बना लिया इंडिया जाने के लिए, खोज निकाला, ठीक है। ये रिसर्चर साइंटिस्ट जो लोग होते थे वो डिस्कवरी के लिए बहुत ही फेमस होते थे, तो वैसे ही और एक ये हिस्टोरियन पर्सन है, फिलोसोफर भी है, इन्होंने खोज निकाला क्या, सी रूट टू इंडिया। द डच, द फ्रेंच, द डेनिश, द स्पेनियर्ड्स एंड द इंग्लिश केम टू आवर कंट्री। देखो कितने ग्रुप्स में आए, अभी बहुत जगह पे पूछे जाते कौन पहला आया था, कौन सा ग्रुप पहला आया था, सो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन में जो रहेगा, ये हिस्ट्री के बच्चों के लिए होता है, सोशल स्टडीज़ में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डच है, पोर्तुगीज है, कौन है, अगर सेंचुरीज मेंशन हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करना, ठीक है। अदरवाइज अगर वहाँ पे ऑप्शन में पोर्तुगीज ना हो तो डच लिखिएगा, ठीक है। द डच, द फ्रेंच, द डैनिश, द स्पेनियर्ड्स एंड द इंग्लिश, ये इतने सारे जो कंट्रीज़ के लोग हैं हमारे इंडिया को आए थे। एस्टैब्लिश द कॉमर्शियल कंपनीज, मैंने बोला था ना बिजनेस सेटअप करना है, कंपनीज आगे, कॉमर्शियल कंपनीज एंड बिजनेस हाउसेस इन द डिस्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। वो अपने एरिया से क्या करें, इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ भी चीज़ें पहले नहीं थी उस टाइम पे, प्रॉपर मतलब पैसे भी नहीं थे, मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं और आपके जो सिल्वर के होंगे, ताम्र मुद्राएं, ये सारी चीज़ें होते थे, और अनाज के बदले सब कुछ दिया जाता था, ऐसा पीरियड भी था। और ये सब 1 साल 2 साल का काम नहीं है, 100 सालों का काम है, ठीक है। सो अभी देखो नेक्स्ट, द यूरोपियन ग्रुप्स आ गए, तो अभी यूरोपियन ग्रुप्स का मेन टारगेट और क्या था ना, सर ने जैसे बोला जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, तो दीज यूरोपियन ग्रुप्स आल्सो ब्रॉट क्रिश्चियन मिशनरीज विद दैम। अगर मुझे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड ही करना है, एजुकेशन सिस्टम तो चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा कि मिशनरी स्कूल्स बनाऊंगा, तो क्रिश्चियन मिशनरीज विद दैम, उनके साथ क्या लेके आए हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज। द ट्रेडर्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स थे, एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया, इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, बिकॉज बहुत ही लास्ट पीरियड में था, 1599, ठीक है। एंड गॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया, इसको परमिशन मिला कि 1601 में कि तुम जा सकते हो इंडिया एंड वहाँ पे तुम बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल वीकनेस, हमारे यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत बड़े थे उस टाइम पे कंट्री में, तो दीज ट्रेडिंग कंपनीज एंटर्ड इनटू वॉर एंगेजमेंट टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, वो अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं अभी, ठीक है। द ब्रिटिश केम आउट विक्टोरियस एंड वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। अभी देखो ये तो जीतते गए, एक के बाद एक पॉलिटिकल इश्यूज को लेके मुद्दे खड़े कर लिए एंड जीतते गए, एंड उसके बाद अपना एम्पायर खड़े कर लिए पूरा। सोचो इंडिया के लोग ज़्यादा हैं, उनका नंबर कम था, फिर भी वो एस्टैब्लिश्ड हो गए, एंड हम लोग एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, लड़ रहे थे बट कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज दे हैव मशीनरी गन्स, दे हैव मेनी थिंग्स, मेनी वेपन्स, एंड उनका मेन पॉइंट क्या था ना, किसी को भी वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर पाते हैं, ठीक है, वो चीज़ था,
वो पैसे दिखाते थे, वो जस्ट लाइक सबको मॉडिफाई कर देते थे फटाफट से, जो उनके तरफ अट्रैक्ट होते थे, स्पेशली द मोहम्मडन्स। ठीक है, अभी पॉइंट आएगा और भी आएगा। तो अभी क्या आया ना, द ब्रिटिश मिशनरीज एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स एमिंग एट, जो मिशनरी स्कूल्स बने वो किस पे फोकस करें, एमिंग मतलब आपका उद्देश्य, गोल क्या था ना, गोल था कि एट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ देयर एंग्लो इंडियन सर्वेंट्स एंड स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। 2 पॉइंट्स मैंने जो बोला था वो भी पॉइंट चल रहा है और क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड होगा। देखो, अगर मैं अपने धर्मों को चेंज करके मतलब उनके धर्म को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, दैट मीन्स हम उनके वर्कर्स बन गए। प्लस क्या हो गया ना, एजुकेशन में एंग्लो इंडियंस हैं, मतलब इंडियन बाय ब्लड एंड बाय टेस्ट क्या है, वो ब्रिटिशर्स है, मतलब इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस के साथ, मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इंग्लिश में है, एंड उसके साथ उन्होंने पढ़ा हुआ है। सो वो पर्सन्स कैसे होंगे, ब्रिटिशर्स जैसे होंगे, वो हमें टॉर्चर करेंगे नॉर्मल पर्सन्स को, एंड ट्राई करेंगे कि वो भी ऑफिसर्स जैसा बन जाए और सबके ऊपर रूल करे। इसलिए वो हमारे जो एंग्लो इंडियंस थे वो वहाँ पे मूव किए और मिशनरी स्कूल्स में एडमिशन ले लिया पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी सून एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी फॉर सर्टेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अभी देखो ये पीरियड कितना हो गया, 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, पीरियड आ गया 1813 तक। सोचो कितना टाइम पीरियड है, भास्ट पीरियड चला गया, अराउंड हम लोग बोल सकते हैं 200 साल, 200 साल, 200 प्लस है। इतने सालों में अभी तक इंडिया ने रूल नहीं किया है, वो बस ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर किया था 16th सेंचुरी में, 1601 में। उसके बाद एक्चुअल में उनको मौका मिला 1800 से, 1800 सेंचुरी से, मतलब 18th सेंचुरी से। तो उस पीरियड से उन्होंने पूरा अपना एम्पायर को स्ट्रांगली खड़ा कर दिया, बिकॉज उनके स्कूल्स इतने ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हो गए, मिशनरी स्कूल्स, दून स्कूल्स भी बोले जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स और दून स्कूल्स, एंड उसके साथ प्राइवेट स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि पाठशाला उतना डेवलप नहीं था। मस्जिद में पढ़ना या फिर जो भी हमारे बोलते हैं ना पेड़ों के नीचे पढ़ना, उतना फैसिलिटीज़ कुछ नहीं था, और ना ही एजुकेटेड पर्सन्स थे जो हमारे इंडियन लोगों को पढ़ा सके। सो दैट मिशनरी स्कूल्स में ही ज़्यादा जो हायर क्लासेस वाले लोग थे वो लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। ठीक है, सो 1813 में कुछ रीज़न के वजह से क्या किया गया ना, थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट पे लाया गया। क्या बोला गया ना, हम अभी भी इंग्लिश को ही क्या करें, स्प्रेड करें, प्लस क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें, प्लस हमें वर्कर ही चाहिए, बट हम लोग कुछ पॉइंट्स में तुम्हारे लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वो अगेंस्ट हो जाएंगे ना, हमारे इंडिया के लोग पूरा ही अगेंस्ट हो जाएंगे। सो दैट कुछ पॉइंट्स पे लिया गया कि इनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए क्या देंगे ना, उनके रिलीजियस दो धार्मिक पॉइंट से न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज को थोड़ा सा रिजॉल्व तो करना है, तो इसलिए रिलीजियस न्यूट्रलिटी रहा। Thus, the company didn't put much effort with the regards to education within 100 years of its formation. ठीक है, मतलब 100 सालों तक, 1601 से लेके 1700 के मिड तक, मतलब नियर अबाउट 100 सालों तक ये कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया था। जितना ट्राई किया उतना किया, बट ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला था, क्योंकि उसको लगा कि अगर पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए, सारे राजा महाराजा एक साथ हो गए, तो इनका पूरा ही आउट हो जाएंगे, ये कंपनी ही आउट हो जाएगा। सो इसलिए क्या हुआ इसके बाद से, देखो अभी थोड़ा थोड़ा टर्म्स बोल रही हूँ, बुक में बहुत भास्ट है, ठीक है, लाइंस में मैं बोलूँगी। 1792 में कौन आए, चार्ल्स ग्रांट। याद रखने के लिए बोल रही हूँ, चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उससे पहले जो आए चार्ल्स ग्रांट है। एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखो, ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमॉन्ग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने पूरा एक कंसेप्ट के ऊपर लिखा था कि क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, द स्टेट ऑफ सोसाइटी, जो भी वहाँ पे देखे एशियाटिक सब्जेक्ट्स को लेके ग्रेट ब्रिटेन ने देखा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन ने देखा कि क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है, उस पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव मानते हुए क्या मॉडिफिकेशन हो कर सकते हैं, पूरा उन्होंने एक बुक लिखा हुआ था। ठीक है, एक बुक पूरा लिख दिया, आर्टिकल बनाया था, फिर उसके बाद बुक बनाया। 1793 में रॉबर्ट विल्बर फोर्स आए, ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, वांटेड टू ऐड एक क्लॉज ऐड होगा, ठीक है, relating to educational reforms, ठीक है, to the charter of the company, but his proposal was rejected. उनका proposal क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसलिए ये पॉइंट आपके बुक में भी मेंशन नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो गिवन है उसको मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा, कैसे आया चार्टर एक्ट, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट जो थे, इट वॉज ओनली इन 1813 दैट द सजेशन ऑफ चार्ल्स ग्रांट एंड द प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्बर फोर्स फाउंड इट्स प्लेस इन द चार्टर एक्ट। देखो ये दोनों पॉइंट्स को लेके एडिशन किया गया एंड उसको डाला गया चार्टर एक्ट 1813 में, याद रखना है।
1792 में चार्ल्स ग्रांट आए एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सारे एशियाटिक सब्जेक्ट्स, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, बस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एशियाटिक सब्जेक्ट्स बाय द ग्रेट ब्रिटेन, इतना भी लिख दोगे तो हो गया। मेनी पॉइंट्स के ऊपर, मतलब इंडिया के मेनी जोन्स में जो उन्होंने देखा, जो नेगेटिव था, जो लैकिंग था, पॉलिटिकल इश्यूज था, उसको लेके उन्होंने आर्टिकल बनाया। एंड 1793 में मिस्टर रॉबर्ट विल्बरफोर्स, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने एक क्लॉज बनाया कि एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म जानते हो? रिफॉर्म, फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, रिफॉर्म मतलब फिर से उसका स्ट्रक्चर को परिवर्तन करना है, उसके पूरा, जैसे बोलते हैं ना एक स्कूल को आप फिर से बनाओ, दैट मीन्स उसको तोड़ के फिर से नया बनाना, वैसा टाइप का। तो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है एंड इसको कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? चार्टर ऑफ द कंपनी। बट उसका प्रपोजल ही रिजेक्ट हो गया। दोनों के पॉइंट्स को मिला के चार्टर एक्ट बना 1813 में। सोचो 1792 से 92-93 का प्लान आया 1813 में, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। अभी देखो एक्चुअल पॉइंट पे आया चार्टर एक्ट। क्या होता है ना, हमेशा कंसेप्ट लिखने से पहले अगर मार्क्स कभी भी अच्छा लाना हो ना, तो पॉइंट को थोड़ा सा आगे से लिखना पड़ता है, ठीक है। चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट क्वेश्चन जो है कि बोलोगे कि सडनली मैकले मिनट आ गए, तो मैकले आए कहाँ से, क्यों आए, क्या एजुकेशन सिस्टम में था जो रिफॉर्म करने के लिए आए, तो वो पॉइंट जानना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना बिहाइंड द स्टोरी जो होता है, ठीक है, तो बिहाइंड द स्टोरी अगर नहीं बोलेंगे तो एग्जैक्ट स्टोरी का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए पॉइंट जाना रहता है। सो चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिन्यूड एवरी 20 ईयर्स, ठीक है, रिन्यूड इन होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इन एवरी 20 ईयर्स, ठीक है, हर 20 साल के अंदर वो रिन्यू होता है। इन 1793 व्हेन इट्स रिन्यूअल कैम, जब रिन्यूअल होना था, रॉबर्ट विल्बरफोर्स थे जो कि सपोर्ट किया किसको? चार्ल्स ग्रांट को, उनके व्यूज को, एंड जो वांटेड टू ऐड ए न्यू क्लॉज, जो चाहते थे एक क्लॉज ऐड हो जाए चार्टर में, एंड कुड प्रोवाइड फुल फ्रीडम टू यूरोपियन। इसके थ्रू क्या होता ना, यूरोपियन को फुल फ्रीडम मिल जाता है कि एजुकेशन सिस्टम को अपने हिसाब से चलाओ। अगर एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से चलता, एक एजुकेशन भी उनके लिए बिजनेस ही था, ठीक है, उसके थ्रू अपना वर्कर्स के नंबर वो बढ़ा पाते, प्लस क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ा पाते, प्लस उसके थ्रू डिफरेंट एरियाज में वो बिजनेस कर पाते, ठीक है, स्प्रेड कर पाते अपने काम को। एंड यूरोपियन मिशनरीज आगे बढ़ गया, स्कूल टीचर्स टू विजिट इंडिया टू प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी। स्कूल टीचर्स आए, कहाँ के? यूरोपियन स्कूल टीचर्स, वो आए, विजिट किए इंडिया को, एंड वहाँ पे क्या करना चाहे ना, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन के लिए अरेंजमेंट करना। बट ये प्रपोजल रिजेक्टेड हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ द चार्ल्स ग्रांट के लीडरशिप में। द क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या किया गया? केप्ट ऑन डिमांडिंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज बोलो या यूरोपियन मिशनरीज बोलो, उनको डिमांड में रखा गया कि एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल को, जैसे एक्सेप्टेंस होगा आगे बढ़ेंगे। बाय 1813 मोस्ट मेंबर्स इन पार्लियामेंट सपोर्टेड द मूवमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड व्यूज ऑफ चार्ल्स ग्रांट। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्रिश्चियन मिशनरीज का पॉइंट एंड चार्ल्स ग्रांट का पॉइंट को। एज ए रिजल्ट ऑफ 3 आर्टिकल्स, ये 3 आर्टिकल्स थे। पहला आर्टिकल किसका था बताओ? किसका था? चार्ल्स ग्रांट का। सेकंड आर्टिकल किसका है 1793 में? मिस्टर रॉबर्ट विल्बरफोर्स। थर्ड आर्टिकल चार्टर एक्ट खुद है जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ के बना था। सो एज ए रिजल्ट 3 आर्टिकल्स वर एडेड इन ए चार्टर एक्ट 1813 अंडर द सेक्शन, देखो सेक्शन का याद रखो, 43 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, ये बुक में मेंशन नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। एंड इम्पैक्ट ऑफ चार्टर एक्ट, ये पॉइंट्स हैं, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी पढ़ना है। क्या हम इतना क्लियर है जितना अभी पढ़े हमारा? दैट इज इंट्रोडक्शन एंड प्रोमोशन ऑफ ए नॉलेज ऑफ साइंस अमॉन्ग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया, ठीक है। हम क्या करें, इतना लेंथी पॉइंट्स नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो करो। दैट इज द promotion of introduction and promotion of knowledge of science among the inhabitants of British territories लिखा गया ना, अब समझ जाओगे। मतलब इंडिया में तब हमें क्या प्रमोट करना था, स्कूल्स में क्या प्रमोट करना था? नॉलेज ऑफ साइंस को। इतना याद रखो, बस एक लाइन, ठीक है। अभी देखो इम्पैक्ट क्या है, चार्टर एक्ट का इम्पैक्ट क्या है? कोई तो एक वैल्यू मिला होगा ना, कोई तो एक पॉइंट मिला होगा, क्योंकि चार्टर एक्ट आया है तो चेंजेस तो आए होंगे, कुछ तो एक रिजल्ट आया होगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है कि मैंने पॉइंट बोल दिया एंड उसका रिजल्ट मिल गया। सो देयर वाज हाउएवर नो इंडिकेशन अबाउट द नेचर एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं था, इंडिकेशन नहीं था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा क्या या चेंजेस करना चाहिए। इंग्लिश में बोलने से प्रॉब्लम होता था क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते थे, पढ़ाई नहीं हो पाता था, एंड जो बच्चे बोलते थे रिलीजियस लैंग्वेज वो ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आता था प्रॉपरली। तो यहाँ पे वो पॉइंट को इंडिकेट ही नहीं किया गया। सेकंड, द कंपनी वेर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द टर्म लिटरेचर एंड लर्न नेटिव्स। देखो, कंपनी वेर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, ये डिफरेंट ओपिनियन की वजह से क्या आ गया ना, दो ग्रुप्स बन गए। एक था एंग्लोसिस्ट और एंग्लिसिस्ट बोल सकते हैं, और एक था ओरिएंटालिस्ट। ठीक है, एक बोलेगा कि यूरोपियन लिटरेचर को आगे बढ़ाना है, एक बोलेगा कि नहीं, हमारे जो नेटिव लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को लेके, लिटरेचर एंड लर्न नेटिव्स को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी आ गया था। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस आने लगे। ए ग्रेट इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, वेट, ठीक है, फ्लो आएगा। तो ये ग्रेट इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज बिगान इन इंडिया, बहुत ही जल्दी बढ़ने लगा। एंड द पेस ऑफ प्रोपागेटिंग, पेस मतलब रिदम, रिदम स्टार्ट हुआ, प्रोपागेटिंग क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी कैसे आगे चल रहा है, एंड एजुकेशन इंक्रीज्ड, एजुकेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम केम इनटू बिंग। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इंसानों के अंदर भी इसी का ही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था कि हमें वेलबींग बन रहा है, हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ चलना है। ठीक है, मिशनरीज ऑफ एनी यूरोपियन कंट्री, जितने भी यूरोपियन कंट्री के मिशनरीज थे, विल हैव फुल फ्रीडम टू विजिट इंडिया। सो वो क्या कर सकते थे ना, विजिट इंडिया, फ्रीडम है उनको, इंडिया में कहीं पे जाओ, क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेट करो, एक्सपांड करो अपने एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ पे कहीं पे भी देयर वहाँ पे करना है। ठीक है, इंडिया के कोई भी जगह पे आप अपने मिशनरी स्कूल्स के थ्रू एजुकेशन को प्रोपागेट कर सकते हो, क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेट कर सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो। इट विल नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन इन द एरिया अंडर इट्स रूल। ठीक है, उनके रूल के अंडर, मतलब उनके रूल के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि तुम अभी ऑर्गेनाइज करोगे एजुकेशन सिस्टम को, मतलब शिक्षा नीति वही बनाएंगे अब। ठीक है, ये सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख ऑफ रुपीज, कितना, सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख से कम नहीं होगा, इतने रुपीज ईच ईयर शैल बी सेट अपार्ट फॉर द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट ऑफ द लर्न नेटिव्स ऑफ इंडिया। एंड देखो ये पॉइंट क्या है, पहले पढ़ लो, ये कंट्रोवर्सी ओवर द इशू ऑफ इंडियन एजुकेशन एरर्स। देखो ये पॉइंट ऐसा था कि हम 1 लाख रुपया चाहिए, किस लिए ना, 1 लाख रुपया हमें पूरा टोटल चाहिए एजुकेशन सिस्टम को रिवाइवल करने के लिए, मतलब नया बनाने के लिए। ठीक है, और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए लिटरेचर को लेके, अभी एनकरेज करना है लर्न नेटिव्स ऑफ इंडिया के जो भी लोग हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट था। एंड इसके लिए क्या हो गया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। ये कंट्रोवर्सी ओवर द इशू ऑफ इंडियन एजुकेशन एरर्स, अब भी आया मेन इशू इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। एज अ रिजल्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी couldn't chalk out any definite एजुकेशन पॉलिसी। इसी वजह से, मतलब इतना जो कंट्रोवर्सी था ना, इस वजह से क्या हुआ ना, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ही स्टार्ट नहीं हो पाया हमारे इंडिया में। मतलब एजुकेशन सिस्टम बोल रही हो, एजुकेशनल पॉलिसी, जैसा एक पॉलिसी आप लोग देख के आ रहे हो, इतना सुन के आए, NEP 1968, 86, 1992 रिवाइज्ड एंड 2020। तो ये इतना कुछ सुने ना NEP, बट उस टाइम पे कुछ बन ही नहीं पाए इतना कंट्रोवर्सी की वजह से। एंड डेफिनाइट अमाउंट पे ये भी नहीं बोल पाया गया कि सम ऑफ रुपीज 1 लाख अलॉटेड फॉर एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। हम लोग 1 लाख रुपया जो हर साल देंगे, अलॉट करेंगे 20 सालों तक, बिकॉज एक चार्टर एक्ट रिन्यू हो रहा था 20 साल में एक बार, सो उसको भी डिस्करेज किया गया बिकॉज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी हो नहीं पाया। कहाँ पे कितना खर्चा करना है, वो बोलते हैं ना, मतलब खर्चा दिखाना पड़ता है, लिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना होगा, एजुकेशन सिस्टम में, लाइब्रेरी में, पढ़ाई में, टीचर्स में, और बिल्डिंग्स बनाने में, और बोर्डिंग सिस्टम्स में कितना खर्चा होगा, अगर प्रॉपर नहीं बता पाए, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम, मतलब स्कूल्स के नंबर्स भी बहुत कम थे। सो 1 लाख रुपी होगा क्या, एंड 1 लाख रुपी उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट। ठीक है, उस टाइम का ह्यूज अमाउंट है, नियर अबाउट आप 18th सेंचुरी में हैं, एंड अभी हम लोग 2000 के सेंचुरी में हैं, तो आप रेंज जान सकते हो। अगर आप लोग 1990 के भी पीरियड में होंगे ना, तो उस टाइम पे भी वैल्यू क्या था, 1 रुपये में 4 बिस्किट्स मिल जाते थे। ठीक है, अच्छे वाले बिस्किट्स मिल जाते थे, 25 पैसे में चॉकलेट्स वगैरह सब मिलता था, 10 पैसे में भी बहुत कुछ मिलता था, मतलब चलता था। तो सोचो 1 लाख रुपये का वैल्यू कितना है, ठीक है, आज के टाइम पे। सो उतना बता नहीं पाए, अलर्ट नहीं हो पाया, सो दैट वो पॉइंट डिस्करेज हो गया, कंट्रोवर्सी में रह गया। ठीक है,
अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। एक कंट्रोवर्सी चला, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटालिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, एंग्लिसिस्ट कौन थे ना? दिस ग्रुप कंटेन मोस्टली द यंग ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी मतलब समझ गए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, या ब्रिटिश को जो फॉलो करते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स को जो फॉलो करते थे, तो वो लोग क्या बन गए? एंग्लिशिस्ट बन गए। क्या बोलोगे? एंग्लिसिस्ट बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से क्या था? द टर्म लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है, ये जो शब्द है, इस लिटरेचर शब्द का मतलब होता है वेस्टर्न लिटरेचर। एंड लर्न नेटिव का मतलब होता है नेटिव लैंग्वेज को पढ़ना, या लर्न नेटिव का मतलब होता है द स्कॉलर्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। उसका मतलब हो गया कि जो स्कॉलर्स है वेस्टर्न लिटरेचर के, ज्ञानी व्यक्ति हैं वेस्टर्न लिटरेचर्स के, वो है। ठीक है, सो दे वांटेड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज ये इंग्लिशिस्ट है एंड इन्होंने मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा है या ऑफिशियल मेंबर्स में थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो वो क्या चाहेंगे? बाय टेस्ट दे आर यूरोपियन, एक्चुअली बाय ब्लड दे आर इंडियन, सो दैट दे फॉलो ब्रिटिशर्स ना। तो वो क्या चाहे कि वेस्टर्न लिटरेचर को ही फॉलो करवाना है। दैट मीन्स इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द इंडिया और इंडियन पीपल। सो इंडिया के लोगों के लिए, इंडियंस के लिए क्या रहेगा? इंग्लिश में ही क्या बनाया जाएगा ना? एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाएगा। मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, माध्यम जो होगा ना शिक्षा देने का, वो इंग्लिश ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है? द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, ये जो नॉलेज था वेस्टर्न लिटरेचर का एंड साइंस शुड बी गिवन टू द इंडियंस। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे? वेस्टर्न लिटरेचर एंड जो साइंस है, विज्ञान है, उसका ज्ञान हम इंडियंस को देंगे। एंड एजुकेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी कंपलसरी, क्रिश्चियनिटी तो लेना ही है, अगर तुमको पढ़ाई करना है तो इसको लेना पड़ेगा। Raja Rammohan Roy and others argued that by this education Indians would become aware of the modern knowledge and science and develop themselves। तो राजा राममोहन राय एंड अदर आर्ग्यू किए थे इसी पॉइंट पे कि इंडियंस को इससे क्या मिलेगा ना? वो अवेयर हो जाएंगे मॉडर्न नॉलेज के बारे में एंड साइंस के बारे में जानेंगे, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलप देमसेल्फ, उनका डेवलपमेंट होगा। ओरिएंटालिस्ट ग्रुप क्या चाहते थे? देखो, ओरिएंटालिस्ट ग्रुप कौन थे ना? मोस्टली सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, कंपनी के ही ऑफिशियल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, सीनियर हैं, एंड बिलोंग टू दिस ग्रुप, इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब ओरिएंटालिस्ट ग्रुप से। एंड अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से जो ये लिटरेचर टर्म है, मतलब इंडियन लिटरेचर ना कि वेस्टर्न लिटरेचर, एंड द लर्न नेटिव्स का मतलब क्या है ना? स्कॉलर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, मतलब जो लोग ये भारतीय पुस्तकें लिखे हैं, जो भाषाओं से संबंधित पुस्तकें लिखे हैं, उनके बारे में बताया गया। दे वांटेड दैट, वो क्या चाहते थे? संस्कृत हो गया, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, ये जो लैंग्वेज है इसके माध्यम से पढ़ाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के बदले क्या रहे ना? संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन। द नॉलेज ऑफ इंडियन लिटरेचर, नॉलेज एंड साइंस वुड बी इम्पार्टेड टू इंडियन, मतलब वो ये पॉइंट सेम है। वेस्टर्न इंडियन मतलब वेस्टर्न लिटरेचर के इंस्टेड भी यहाँ पे क्या था? इंडियन लिटरेचर को देना है, और नॉलेज एंड साइंस जो आपका विज्ञान है उसको भी पढ़ाना है इंडियन को, बट उसका माध्यम क्या रहेगा? संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इतना रहेगा। देखो ये मैकेले हैं, ठीक है, मैकेले मिनट, मैकेले का नाम आया, मैकेले ये ऐसे दिखते हैं, पिक्चर हमेशा देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, चलो मैकेले अभी स्टार्ट आधा कर लेते हैं, मैकेले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैकेले के 2 पेज कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। क्या हम इतना क्लियर हैं? है ना? देखो मैकेले मिनट कब आया? 1835। यहाँ पे ही रिवाइज कर लो माइंड में, क्विक क्विक क्विक, 1835 याद रहा? चलो आगे। सो इनका पूरा नाम देखते हैं, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेले। ठीक है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेले केम टू इंडिया ऑन जून 10, 1835। कब आए इंडिया में? जून 10, 1835। ठीक, ही केम एज ए लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो कैसे, क्या बन के आए? लॉ मेंबर बन के आए। किसका? गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। मैकेले वाज ए ग्रेट स्कॉलर, बहुत ही बड़े विद्वान थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, फिलोसॉफर भी थे। ठीक है, सक्सेसफुल राइटर, बहुत सारी किताबें लिखे हुए हैं उन्होंने भी। एंड एलोक्वेंट स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर भी थे, बोलते अच्छे थे। ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल थॉट्स बोलते थे, पॉइंट्स बोलते थे। ही वाज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो पब्लिक को इंस्ट्रक्ट करता है कैसे क्या करना है, उसके मतलब कमिटी का उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। दिस अपॉइंटमेंट, ये जो उनको अपॉइंट किया गया, यही ओपन कर दिया न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन।
ठीक है, ये नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं। 1813 के बाद हम लोग डायरेक्ट जंप किए हैं 1835 में। एज ए लॉ मेंबर मैकले ने क्या किया, आप अगर पढ़ना चाहो तो मैकौले पढ़ सकते हो, बट हम लोग नॉर्मली इसको मैकले बोलते हैं, ठीक है, मैकौले बोल सकते हो, मैकले भी बोल सकते हो। मैकले वॉज आस्क्ड टू गिव हिज लीगल ओपिनियन, अगर लॉ मेंबर है तो लीगल ओपिनियन तो देंगे, हाँ, कौन सा सही है गलत है वो तो पॉइंट बोलेंगे। सो लीगल ओपिनियन ऑन एनी अदर पॉसिबल मोड ऑफ यूटिलाइजिंग द सम ऑफ, इन्होंने क्या पॉइंट को पकड़ा फिर से, 1 लाख रुपीज, फिर से एजुकेशन सिस्टम में खर्चा होना चाहिए ना, सो वो भी ओरिएंटल एजुकेशन जो इंडिया के फेवर में थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। 1 लाख रुपीज का खर्चा कैसे करें, उनको ओपिनियन मांगा क्या कि बताओ अब कैसे खर्च करें। तो ही वाज फर्दर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 43, उन्होंने समझाया कि आर्टिकल 43 जो सेक्शन 43 था, एक्ट था ना आपका, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में ये पॉइंट कहाँ पे मेंशन किया गया था, चार्टर एक्ट 1813 में। सो मैकले वाज दस आस्क्ड टू क्लैरिफाई, उन्होंने 3 पॉइंट्स पे क्लैरिफाई किया कैसे हम पैसे को अलर्ट करेंगे और खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे। उन्होंने डिफाइन किया टर्म्स को, लिटरेचर, कौन सा टर्म, लिटरेचर, एंड व्हिच स्कॉलर शुड बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द लर्न्ड रिलेटिव्स, मतलब किसके किताबें आप पढ़ेंगे, कौन से स्कॉलर्स हैं जो किताबें लिखेंगे आपके लिए और आप पढ़ोगे, ठीक है। सो ऑन 2 फरवरी 1835 मैकले सबमिटेड हिज फेमस मिनट, मतलब रिपोर्ट सबमिट किया काउंसिल को, एंड दिस रिपोर्ट वाज नोन एज मैकले मिनट्स रिपोर्ट। समझ आए, फिर से बोल रही हूँ, पहले से मैकले मिनट आए हमारे 1835 में जून 10 में, ठीक है, जून 10 में आए। सो आई थिंक ये 1834 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग है। जून 10 होने से ये रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे ऑन 2 फरवरी, आई थिंक 1834 होगा। 34 होना चाहिए, ये 35 रॉन्गली होता है टाइपिंग मिस्टेक में, ये 34 हो गया है, सॉरी 35 हो गया, 34 होगा। एंड वो लॉ मेंबर थे, ठीक है, पहला याद रखना है कि लॉ मेंबर थे, सक्सेसफुल स्कॉलर थे, राइटर थे और ग्रेट स्पीकर भी थे। एलोक्वेंट अगर नाम याद नहीं रहा है या फिर वो टर्म याद नहीं रहा तो आप याद करना कि वो स्पीकर अच्छे थे, मोटिवेशनल स्पीकर मत लिख देना यहाँ पे, ग्रेट स्पीकर थे, बस उतना ही लिखना है, ग्रेट स्पीकर। दैन उनको जनरल कमेटी के, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जनरल कमेटी के प्रेसिडेंट बना दिया गया। जैसे उनको बनाया गया प्रेसिडेंट तो उनका न्यू चैप्टर उन्होंने बिगिन किया हमारे एजुकेशन सिस्टम का, एंड उसके बेसिस पे लॉ मेंबर के अकॉर्डिंग उनको पूछा गया कि 1 लाख रुपीज़ को कैसे अलर्ट करें। तो उनका पॉइंट आया कि उनको अलर्ट करना है तो एजुकेशन सिस्टम में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने टर्म लिटरेचर को भी एक्सप्लेन किया और कौन से स्कॉलर्स के बुक, लर्न नेटिव्स बुक्स आप पढ़ेंगे वो भी बताया, ठीक है। उनका रिपोर्ट सबमिट हुआ ऑन 2 फरवरी 1835, इसलिए वो 1834 होगा, इंडिया में आए हैं वो, ठीक है, करेक्शन करिएगा क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक में होता ही है, ठीक है। ट्राई कर रही हूँ चेंजेस करने के लिए, तो बोल दे रही हूँ, जो याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करना प्लीज़, ओके, एंड सॉरी फॉर दैट। अभी पॉइंट देखो, मैकले क्लियरली स्टेटेड, क्या पॉइंट बोल रहे हैं ना, मैकले ने बताया देयर इज नो कॉन्स्टेंट ऑफ एनी टाइप ऑन द कंपनी विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी अलॉटेड, द कंपनी में स्पेंड दिस मनी एज एंड वेयर इट फील्स प्रॉपर। तो कंपनी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, कोई भी रोक टोक नहीं आना चाहिए कि ये पैसा वो कैसे खर्च करेंगे, ठीक है। ये पैसे को जब उनको लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है एजुकेशन को मॉडिफाई करने के लिए तो वहाँ पे वो खर्च करेंगे, ठीक है, स्पेंड करेंगे। मैकले क्लैरिफाइड दैट द टर्म लिटरेचर, उन्होंने और भी बताया कि ये जो टर्म लिटरेचर है इसका मतलब नॉट ओनली मीन इंडियन लिटरेचर बट इट ऑल्सो इंक्लूड वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब इन्होंने दोनों को ही फोकस कर दिया, ठीक है, इंडियन लिटरेचर प्लस वेस्टर्न लिटरेचर। बट ज़्यादा फेवर किसके लिए होंगे बताओ, ब्रिटिश, इंग्लिश, फेवर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थे। ही रिगार्डेड इंग्लिश लिटरेचर एज द बेस्ट लिटरेचर इन द होल वर्ल्ड, जितना लिटरेचर है उसमें से सबसे बेस्ट लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लिटरेचर वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उन्होंने ये पॉइंट को आपके बुक में लिखा गया है कि उन्होंने रिजेक्ट किया था संस्कृत एंड अरेबिया को, मतलब अरेबिक लिटरेचर्स को, एंड उन्होंने बोला कि इसमें कुछ भी नहीं है, जितना यूरोपियन लिटरेचर में प्रेजेंट है, एक अगर यूरोपियन लिटरेचर के बुक आप पढ़ लेते हो तो आपका पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा आपके जो भी नेटिव लिटरेचर में और इंडियन लिटरेचर में लिखा गया है, दैट इज़ अरेबिया में और संस्कृत में, पर्शियन में जो लिखा गया है वो कंप्लीट हो जाता है। ही सजेस्टेड दैट द एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी मेड कंपलसरी फॉर इंडियंस। तो इंडियंस के लिए कंपलसरी किसको बनाना है ना, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को, सॉरी इंडियंस के लिए कंपलसरी कौन से लिटरेचर को और लैंग्वेज को बनाना है, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी बनाना है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट कंटिन्यू हमने किया, इसके बाद का पॉइंट यहाँ से हम
चलेंगे, ठीक है। ये पेज 9 से हम कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज यहाँ पे 11 तक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा आपका वुड डिस्पैच भी कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतना है, इतना समझ आया, कुछ जान चुके थे। तो मैकले कौन है? मैकले 1835 में आए थे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है। उनका पूरा नाम लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकले है। केम टू इंडिया ऑन जून 10 1834 होगा। इसको पहले करेक्शन करना है 1835। प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक जैसे होते हैं ना, तो मैं टाइप करते करते गलत लिख दी, ठीक है। 1834 होगा, 35 आ गया माइंड में। एंड ही कैम एज ए लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इतना समझ लो, वो पहले क्या बने? लॉ मेंबर बने गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। देन उनको बना दिया गया जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट किसका बनाया गया? जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का। देन यहाँ से उनका न्यू जर्नी स्टार्ट हुआ कि न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में चल रहा था उन्होंने ओपन किया। एंड आफ्टर दैट 1 लाख रुपी को कैसे खर्च करना है एजुकेशन सिस्टम में, उन्होंने उसका ओपिनियन दिया, पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है। तो उस बेसिस पे ऑन 2 फरवरी 1835 मैकले सबमिटेड हिज फेमस मिनट मतलब रिपोर्ट टू द काउंसिल को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। एंड दिस रिपोर्ट वाज नोन एज मैकले मिनट्स ऑफ 1835, ठीक है। इसको क्या बोला गया इस रिपोर्ट को? मैकले मिनट्स ऑफ 1835, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमने कुछ कर लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, जो न्यू हो उनको भी पता होना चाहिए क्या पॉइंट है। थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा स्टार्ट करी, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली, वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? Proper है? Yes, okay. So Macaulay clearly stated that, thank you. Macaulay clearly stated that there is no constraint of any type on the company with respect to the expenditure of the money allotted. इसमें मेन पॉइंट क्या है पता है? मतलब आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं होने वाला। क्या है? सोच लो, आप लोग कंपनी के मेंबर्स हो। कौन सा कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उसको ब्लेम नहीं किया जाएगा कि कैसे हम पैसे को खर्च कर रहे एजुकेशन सिस्टम में, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी अलॉटेड। इतना पॉइंट को याद रखना है। द कंपनी में स्पेंड दिस मनी एज एंड व्हेयर इट फील्स प्रॉपर। जहाँ पे उसको लगेगा यहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ पे वो खर्च करेगा। मैकले क्लैरिफाइड दैट टर्म लिटरेचर का मतलब क्या है, इसको लेके कंट्रोवर्सी बहुत चला था एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट के बीच में, ठीक है। इंग्लिसिस्ट कौन थे ना? इंग्लिसिस्ट भी मेंबर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे। एंड दे थिंक दैट लिटरेचर का मतलब है इंग्लिश लिटरेचर। एंड जितना कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है इंग्लिश लिटरेचर, जो राइटर्स हैं या फिर जो भी आपके फेवर में थे, उनके वेस्टर्न लिटरेचर के फेवर में थे, उनको ही फॉलो करना है। बट आपके ओरिएंटलिस्ट ऑपोजिट में थे। ओरिएंटलिस्ट भी उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे बट सीनियर्स थे। एंड उन्होंने थिंक किया वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न लिटरेचर ने, लिटरेचर का टर्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया इंडियन मीन्स पे, मतलब इंडियन लिटरेचर के मीन्स पे। एंड इंडियन लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उनका थिंकिंग हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। सो देखो, बट ये कंट्रोवर्सी के बाद जब मैकले आए थे तो मैकले ने क्या बोला, क्लैरिफाई किया इस पॉइंट को कि लिटरेचर नॉट ओनली मीन्ट इंडियन लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब नहीं है बस ही इंडियन लिटरेचर ही होगा, बट इट ऑल्सो इंक्लूडेड वेस्टर्न लिटरेचर। मतलब इन्होंने दोनों पॉइंट्स को काम में लाया, वेस्टर्न लिटरेचर भी चाहिए, इंडियन लिटरेचर भी चाहिए। मैकले वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बिकॉज वो ब्रिटिशर है, तो वो किसके फेवर में रहेंगे ना? फेवर ऑफ इंग्लिश, फेवर ऑफ इंग्लिश। सो मैकले वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही रिगार्डेड इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश लिटरेचर बेस्ट लिटरेचर है इस वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में सबसे अगर बेस्ट है तो वो इंग्लिश लिटरेचर ही है, ठीक है। यही इनका लिमिटेशंस भी था, समझ रहे हो? लिमिटेशंस मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट्स में अगर कुछ आता है ना, कॉन्सेंट प्रोज देखते हो तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं वही इसका नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? कुछ सालों के बाद ये भी क्या हो गया? रिजेक्ट हुआ, कुछ सालों के बाद रिजेक्ट हुआ, बट अच्छे से मेंटेन किया था, चला था, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ही रिगार्डेड इंग्लिश लिटरेचर एज द बेस्ट लिटरेचर इन द होल वर्ल्ड। इन्होंने बेस्ट लिटरेचर बोला इंग्लिश लिटरेचर को। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, उनके अनुसार, ये सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लिटरेचर, अगर मैं एक पर्टिकुलर यूरोपियन लिटरेचर का कोई भी बुक पकड़ती हूँ या फिर सेटअप बुक्स पकड़ती हूँ, वॉज वोर द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब ये उतना ही वैल्यूएबल होगा
या फिर उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा कोई भी पूरा लिटरेचर, मतलब इंडिया के लिटरेचर के बारे में पढ़ लो, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल किससे मिलेंगे? वेस्टर्न लिटरेचर से मिलेंगे, उनके बुक से मिलेंगे। ठीक है, ये कंपैरिजन पॉइंट है। ओके, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट, ही सजेस्टेड दैट इस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया गया था? बिकॉज इंडिया में चल रहा था संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन। याद रखना, संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन। अगर याद रख रहे हो तो ऐसे रख सकते हो सैप। ठीक है, संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन, ये लैंग्वेज चल रहा था, इसलिए नेटिव लिटरेचर बोला गया इंडिया का, तो दैट इज योर संस्कृत। आफ्टर दैट अरेबिया को ज़्यादा फोकस किया गया, अरेबिक लैंग्वेज को। He suggested that the education of English language and literature should be made compulsory for the Indians. तो हम क्या कर दे रहे हैं ना, हम इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे वेस्टर्न लैंग्वेज भी लिख सकते हो या वेस्टर्न लिटरेचर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी मेड कंपल्सरी। इसको कंपल्सरी कर दिया गया कि ये बाउंड है, आप पढ़ने के लिए बाध्य हो गए, उसको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर द इंडियंस के लिए। ठीक है, मैकले रिगार्डेड the money spent on the maintenance of Sanskrit, Arabic, Persian institutions as wastage। ठीक है, उन्होंने बोला ये वेस्टेज है। किसके ऊपर खर्च करना? इन्होंने बोला, मैकले ने बोला, पैसे खर्च करना किसके मेंटेनेंस पे? संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, उसके ऊपर पैसे खर्च करना बर्बादी है, वेस्टेज है। According to him, Indian institutions are not so useful। उनके हिसाब से जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो उतने क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है। ठीक है, यूजफुल नहीं है। He maintained that the sale of Arabic and Sanskrit books didn't yield any profit, while on the other hand the sale of English volumes yields about 20% profit every year। देखो, एजुकेशन में भी इन्होंने बिजनेस लेके आया। ठीक है, एजुकेशन भी एक बिजनेस है। इनके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट बोला गया? बोला गया कि अगर हम लोग अरबिक एंड संस्कृत किताबों को बेचते हैं तो उससे ना कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। अगर हम लोग दूसरे हैंड में देखते हैं, दूसरे हाथ से देखते हैं कि इंग्लिश वॉल्यूम्स, मतलब इंग्लिश के जैसे बहुत सारी किताबें होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखें, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसको बेचते हैं तो हम 20% प्रॉफिट गेन करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, he further observed that while Sanskrit and Arabic institutions need financial help from the government, students of English schools were willing to pay fees। ठीक है, ये पॉइंट आया, जबकि हमें ज़रूरत पड़ रहा था संस्कृत और अरेबिक इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प नीड हो रहा था गवर्नमेंट से। उस टाइम पे देखा गया जो इंग्लिश स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो रेडी है क्या देने के लिए? पेमेंट देने के लिए। किसका? फीस का पेमेंट। मतलब जैसे हम लोग अभी स्कूल्स में पढ़ते हैं, अगर मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं या दून स्कूल्स में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जैसे डोनेशंस देते हो, पे करते हो, तो वैसे ही ये रेडी रहते हैं पे करने के लिए। बट अरेबिक एंड संस्कृत इंस्टीट्यूशंस को हमें क्या चाहिए था? मनी चाहिए था, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, सो दैट वी कैन बिल्ड और मॉडिफाई दैम और मेंटेनेंस कर सके उसका। नेक्स्ट देखो, अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे मतलब जो सिचुएशंस चल रहे थे, उस सिचुएशन में ये बोला गया कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन शुड बी क्लोज डाउन। ओरिएंटल बोला गया जो कि इंडियन लिटरेचर लैंग्वेज को फॉलो कर रहा था, वैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसको बंद कर दिया जाए। एंड नेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट मनी शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। ये भी बोला गया वैसे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाए, प्लस गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्च ना करे, बर्बाद ना करे ऐसे किताबों के पीछे जो कि इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, मतलब ओरिएंटल लैंग्वेज से, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, ये लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो उनका अगर कॉलेज नहीं रहेगा या स्कूल्स नहीं रहेंगे, उनकी किताबें भी नहीं चाहिए, तो वो सब बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आए। थर्ड पॉइंट पे मैकले ने बोला, मैकले सजेस्टेड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंग्लिश को क्या कर दिया गया ना? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया गया, इंग्लिश के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इन हिज ओपिनियन इंग्लिश वॉज द फिटेस्ट ऑफ ऑल मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये बोल रहा है कि इंग्लिश को, उनके हिसाब से ये था कि इंग्लिश हर एक मीडियम ऑफ एजुकेशन में, जैसे कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई सेकेंडरी, हर एक लेवल में इंग्लिश फिट हो सकता है, सो दैट इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए, जिसके माध्यम से आप पढ़ा सको स्कूल में। हिज रीजंस बिहाइंड यूजिंग इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आर, क्यों उन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया? देखो,
इंडियंस कैन नॉट बी एजुकेटेड इन वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस थ्रू द नेटिव लैंग्वेजेस। हम बोले कि इंडियंस को अगर एजुकेट ही करना है तो हमें क्या किस नॉलेज के ऊपर एजुकेट करना था, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स के लिए क्या चाहिए ना, एक तो था कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, एंड और एक पॉइंट था दैट इज वी नीड वर्कर्स हु फिट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड spread their business in different areas. Okay, so they may be need a classified workers who knows the English literature, जिनको इंग्लिश में बात करना आता है, ठीक है। बट अगर ऐसे हम वेस्टर्न नॉलेज को, साइंस को देना चाहते हैं, वो भी नेटिव लैंग्वेज और ओरिएंटल लैंग्वेज में, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और रीजनल लैंग्वेज में, ये पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इनके लैंग्वेज को हटा देना चाहिए, उनके रिलेटेड स्कूल्स को भी हटा देना चाहिए और इंग्लिश को ही एक माध्यम बना देना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड, इंग्लिश लैंग्वेज इज द रिपोजिटोरी ऑफ द बेस्ट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपका क्या होता है ना, दो पॉइंट्स होते हैं, डिपोजिट, रिपोजिट, ठीक है। डिपोजिट मतलब वो भी होता है जमा करना, रिपोजिट मतलब जो नॉलेज पहले से था उसको मॉडिफाई करके जमा करने को रिपोजिट बोलते हैं। सो अगर मैं नॉलेज को, ज्ञान को आपके दिमाग में रखना चाहती हूँ तो मुझे क्या नीड है ना, ऐसा बेस्ट नॉलेज देना पड़ेगा कि बच्चों के माइंड में लॉन्गर पीरियड तक रहे, यही चीज़ होना चाहिए। उसके लिए जो माध्यम हम चूज़ करें वो इंग्लिश लैंग्वेज ही हो सकता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेस, देखो इंग्लिश कहाँ से है, वेस्टर्न का कल्चर में आता है। वेस्टर्न साइंसेस मतलब वेस्ट में जो भी, मतलब वेस्टर्न में जो भी साइंस का यूज़ किया जा रहा था, नॉलेज यूज़ किया जा रहा था, वो सारा हम क्या करना चाहते हैं, प्रोग्रेस कराना चाहते हैं। दैट मीन्स इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस। ये क्यों नेसेसरी है, प्रोग्रेस के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और भारत के उन्नति के लिए भी। हैंस इंग्लिश शुड बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसलिए इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देना चाहिए, उचित है, ठीक है। पहला क्या बोला कि उन्होंने बोला नेटिव लैंग्वेज में जो भी हम वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस को बच्चों को दे रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको हटा दो एंड इंग्लिश को रख दो। क्या करने के लिए, अगर बेस्ट नॉलेज बच्चों के अंदर माइंड में रखना है देन इंग्लिश लैंग्वेज को उनके माइंड में दे दो। सेकंड क्या आया, इंग्लिश लैंग्वेज इज द रिपोजिटरी ऑफ द बेस्ट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, हो गया। थर्ड में क्या बोला, अगर इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेस के ऊपर प्रोग्रेस करवाना है एंड क्या करना है, डेवलपमेंट करवाना है इंडिया का, सो हमें इंग्लिश मीडियम ही चाहिए, मतलब इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैकेले वाज नॉट इन फेवर ऑफ संस्कृत एंड अरेबिक। समझो पॉइंट्स को, मैकेले मतलब फॉर स्टडिंग लॉ, अगर मैं लॉ के हिसाब से भी देख रही हूँ, जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि मैकेले एक लॉ मेंबर थे, ठीक है। स्टडी में मतलब अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो तो संस्कृत एंड अरेबिक में नहीं पढ़ना है, वो कोई वैल्यू भी नहीं आएगा, सबके लिए थोड़ी होगा, इसलिए इंग्लिश को रखना है। सो इसलिए उन्होंने बोला मैकेले वाज नॉट इन फेवर ऑफ, वो फेवर में ही नहीं थे कि संस्कृत और अरेबिक यूज़ किया जाए लॉ के लिए, लॉ पढ़ाई के लिए। ही सजेस्टेड ट्रांसलेटिंग इंडियन लॉ इनटू इंग्लिश एंड टू टीच इट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। तो ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रांसलेट कर दो इंडियन लॉ को, इंडिया के जो लॉ है उसको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओ लॉ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आया, विद द यूज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर जैसे इंग्लिश लिटरेचर का हम व्यवहार कर रहे हैं, विद द यूज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, मैकेले ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन, मैकेले और किस पे फोकस कर रहे थे ना, स्ट्रेसेस ऑन साइंस, वेस्टर्न साइंस एज वेल, मतलब इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज दोनों को फॉलो करना है प्लस वेस्टर्न साइंस को भी फॉलो करना है, ठीक है। सिक्स पॉइंट पे क्या आया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्न नेटिव्स, अगर हम लोग लर्न नेटिव्स बोलते हैं मतलब नेटिव लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला, मैकेले स्टेटेड, मैकेले ने बोला या फिर लाइन दिया दैट इट इंक्लूडेड नॉट ओनली द स्कॉलर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज बट इंडियन स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। अगर उनको लेना ही है कुछ क्षेत्र में, हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश को छोड़ के भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे 10% में संस्कृत एंड अरबिक, पर्शियन, इसके जो लिटरेचर बुक्स हैं उसको भी एक्सेप्ट किया था। 10%, 90% नहीं, 10%। तो उसके लिए वो किसको फॉलो करेंगे, इंडियन लिटरेचर, जो राइटर्स हैं, ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेज के स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, ठीक है। उसके साथ जो इंडियन लिटरेचर इंग्लिश में आ रहा है उसके भी तो विद्वान होंगे, तो उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्कॉलर्स में जो लैंग्वेज के ऊपर है, जो कि नेटिव लैंग्वेज पे कर रहे हैं, बस उनको ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर इंग्लिश में भी इंडियन
है, स्कॉलर्स हैं, तो उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट 7th पॉइंट पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। देखो एलाइट क्लासेस के लिए, एलाइट मतलब बड़े बड़े क्लासेस। अभी बोलोगे क्लास क्या होता है? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर में भी 3 पार्ट है, मिडिल में 3 पार्ट है, लोअर में 3 पार्ट है, यू नो दैट। अपर में जितने भी लोग थे उनको हम एलाइट क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। एलाइट क्लासेस बोलते हैं बिकॉज वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ब्रिटिशर्स से एंड वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करना चाहते थे, उन जैसा बनने को ट्राई कर रहे थे। तो अभी क्या बनाया गया ना, उनके लिए हायर एजुकेशन का अवेलेबिलिटी करवाया गया। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। किसके लिए? फॉर एलाइट क्लास, एलाइट क्लास के लिए। इन हिज रिपोर्ट, उन्होंने इस रिपोर्ट में और क्या लिखा? मैकले पॉइंटेड आउट दैट गवर्नमेंट डजंट हैव सफिशिएंट फंड टू ऑर्गेनाइज मास एजुकेशन इन इंडिया। गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है, डजंट हैव सफिशिएंट फंड्स नहीं है किसके लिए? मास एजुकेशन के लिए। इंडिया में जैसे मास एजुकेशन हो सके, उतने फंड ऑर्गेनाइज कर सके, उतने फंड्स आपके इंडिया के गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ही सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज हायर एजुकेशन ओनली फॉर एलाइट क्लास। इसलिए इस पॉइंट को और एक नाम दिया जाता है, वो भी बताऊंगी। इसलिए क्या किया इन्होंने क्या किया ना, हायर एजुकेशन बस एलाइट क्लास के लिए, क्योंकि सबके लिए एजुकेशन हो नहीं सकता, फंड नहीं है, सो दैट ओनली जो हायर क्लासेस के पीपल हैं उनके लिए होगा। जो इंटरेस्टेड है, इच्छुक है कि उन जैसा बनना है या फिर फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स को, तो हमें एजुकेशन इनको देना है। एंड वो क्या हो जाएगा ना, ये प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट इन एजुकेशन किसको? नीचे क्लासेस को, मतलब लोअर एंड मिडिल क्लासेस को। एंड इस कंसेप्ट को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये जो कंसेप्ट था ना, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है कि हम सिर्फ अपर क्लास के जो एलाइड ग्रुप्स हैं उनको ही पढ़ाएंगे एंड लोअर क्लास के लोगों को या मिडिल क्लास के लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। मिडिल के भी जो अपर हैं वो आ सकते हैं, बाकी और नहीं आएंगे। तो हायर एजुकेशन बस मिल गया इनको, एलाइड क्लासेस को, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज हायर एजुकेशन ओनली फॉर द एलाइट क्लास। एलाइट मतलब ऊंचे क्लास, मतलब अभी हमने बोला हाई क्लासेस को। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, देखो क्या पॉलिसी बनाई उन्होंने। मैकले डिडंट विश टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑफ इंडियन मैसेस, देयरफॉर ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इन्होंने एक चीज़ किया, एक ही चीज़ पॉजिटिव किया, बाकी सारा नेगेटिव किया। इन्होंने नेगेटिव क्या किया कि इंग्लिश लिटरेचर को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। इंग्लिश और वेस्टर्न लिटरेचर प्लस साइंस को उन्होंने फोकस करने के लिए बोला, वो भी इंडियन लैंग्वेज में नहीं, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड बुक्स पब्लिकेशन को भी बैन कर दिया। देन अरबिक, संस्कृत, पर्शियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी उन्होंने बैन कर दिया, एडॉप्ट नहीं किया उस थिंग्स को। बट इन्होंने एक पॉलिसी बनाया कि इंडिया में बहुत ही भास्ट क्या है, रिलीजियस पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रिलीजियस पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए? रिलीजियस न्यूट्रलिटी करवाना है। न्यूट्रलिटी क्या होता है? इक्वलनेस, सबको इक्वली हम लोग क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे। बस इतना काम उन्होंने पॉइंट वाइज अच्छा किया है कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया हमारे धर्म के विशेष में, एंड उन्होंने ये पॉइंट को एडॉप्ट कर लिया, द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ठीक है। अभी आते हैं इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट देखो इतना, और 2 पेज है। क्या हम इतना क्लियर है? ये सुनो, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी याद रखना, ठीक है। ये मैकले के ही कंसेप्ट में आएगा, मैकले के कंसेप्ट में ही आता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। अभी ये 7 पॉइंट था, क्लियर है हम? मैम ये जो मैं पूछ रहा था, ये जो आपका गवर्नमेंट तो डिक्लेयर गवर्नमेंट का, तो मैम कुछ मिडिल क्लास क्या लोअर क्लास के लिए भी तो गवर्नमेंट कुछ डिक्लेयर किया? पॉलिसी हो गया हमारा न्यूट्रल, उसके बाद क्या आया? रिलीजियस न्यूट्रलिटी होने के बाद इम्पैक्ट देखेंगे। अभी इतना कुछ हो गया तो कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, इतना कुछ चेंजेस आया है। देखो अभी पॉइंट वाइज दे रही हूँ, ठीक है। इसको ना क्या और बोलते पता है? इम्पैक्ट को यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी बोला जाता है। दिस आर ऑल्सो नोन एज रिकमेंडेशन, इनको रिकमेंडेशंस भी बोल सकते हैं। मैम वॉइस कट रहा है मैम। ओके, इसको हम रिकमेंडेशंस भी बोल सकते हैं। अब क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ मैम अभी क्लियर है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, रिकमेंडेशंस इनको बोल सकते हैं। बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो बुक में मेंशन होगा रिकमेंडेशंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, आप चाहो तो रिकमेंडेशंस लिख सकते हो। हमेशा क्या ट्राई करना कि उसके सिमिलर वर्ड्स को भी हम हेडिंग्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। इक्वल नहीं लिखना है,
हर एक बच्चा इक्वल लिखेगा तो कैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी भी 1-2 वर्ड में चेंजेस, पूरा 100% चेंज नहीं करना है, कंसेप्ट तो सेम ही है ना, तो 1-2 वर्ड में हमेशा अपना चेंजेस लाते रहना, उसी से ही आपके मार्क्स में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। देखो अभी इम्पैक्ट ऑफ मैकेले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन क्या था। लॉर्ड मैकेले सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑन द 15 फरवरी 1835। देखो वहाँ पे क्या पॉइंट था, यहाँ पे क्या था, फिर से मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको, पहले देखो अच्छे से उसके बाद बोलना। तो देखो ऑन 2 फरवरी 1835 मैकेले सबमिटेड हिज फेमस मिनट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे बोलोगे दोनों लाइन सेम ही है, बट एक पॉइंट देखो, ऑन 2 फरवरी 1835 इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है, बट वो बिल पास होता है, फॉलो अप होगा, जो गवर्नर जनरल होंगे वो फॉलो अप करेंगे, साइन करेंगे, आफ्टर दैट पिटिशन बनता है, उसके बाद इसको पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा, ऐसा है ना। सो 2 फरवरी में इन्होंने सबमिट किया, उसके बाद अलाउ किया गया 15 फरवरी में, 15 फरवरी में, ठीक है। उस पॉइंट को अगर मॉडिफाई करना है तो कर लेना। देखो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है टू द काउंसिल ऑन द 15 फरवरी, तो सबमिटेड पॉइंट को ना लिख के यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो, अगर सबमिटेड लिख रहे हो यहाँ पे 2 फरवरी लिखना, या बिल पास लिखना है तो 15 फरवरी लिखना, बिल पास लिखना है तो 15 फरवरी लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कौन थे उस पीरियड में गवर्नर जनरल, अभी बोला था गवर्नर जनरल कौन थे ना, उसके अकॉर्डिंग सोचो, ये रिपोर्ट है, बस ये रिपोर्ट के बेसिस पे जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया, ठीक है। 2 पॉइंट बोल रही हूँ, एक है सोच लो आपको मैंने क्या बना दिया है, लॉ मेंबर्स बना दिया है, या फिर आपको प्रेसिडेंट बना दिया है कोई कमिटी का। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट इंडिया, अभी का इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एंड आफ्टर दैट आप उसको मॉडिफाई करने को ट्राई करोगे, अगर कोई लैकिंग है उसको ढूंढना है, देन मॉडिफाई करेंगे। तो 2 रिपोर्ट्स बनते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट हुआ 2 फरवरी जो कि था ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू में, कैसे रिपोर्ट्स थे, कैसा एजुकेशन सिस्टम था बिफोर मैकेले, मैकेले से पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था। फिर से और एक रिपोर्ट सबमिट हुआ जहाँ पे रिकमेंडेशंस मेंशन है कि हाँ हम एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस लेके आएंगे और इसके बेसिस पे एजुकेशन सिस्टम में फंड्स ये इतना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के हमें साइंस को डेवलप करना है, बुक पब्लिकेशन को डेवलप करना है, वेस्टर्न लिटरेचर को एंड लैंग्वेज को डेवलप करना है। ये जो पॉइंट्स बना ये 15 फरवरी में सबमिट हुआ, ठीक है। एंड उसको किसके पास सबमिट किया गया ना, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। So Lord William Bentinck, the then Governor General declared the new education policy. उस बेसिस पे उन्होंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर किया ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 7 मार्च 1835, ठीक है। जितना होना था फरवरी में हो गया, उसके बाद ये 7 मार्च 1835 में ये रिपोर्ट एज एन एजुकेशनल पॉलिसी आ गया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी बन के आ गया 7 मार्च 1835, ओके। अभी देखो मेन डिक्लेरेशन इस पॉलिसी का क्या है, यही पॉइंट्स हैं, यही रिकमेंडेशंस हैं, माइंड में रखना है, डेट को मेंशन करते हुए माइंड में रखना है। जून 10 1834 कौन आए थे, मैकेले आए थे। एंड उस टाइम से सोचो जून टू लेके अब कहाँ तक आ गए, वो फेब में आ गए, फेब के बाद मार्च में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया और बिल पास किया गया, उस बेसिस पे एक न्यू पॉलिसी बन गया, न्यू पॉलिसी दैट इज कॉल्ड एनपी, न्यू पॉलिसी बन गया। एंड न्यू पॉलिसी के रिकमेंडेशंस बोल सकते हो या मेन डिक्लेरेशंस बोल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चेंजेस ला सकता है पूरे उस टाइम के इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को लेके। क्या था पहला पॉइंट, प्रोमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। कौन से लिटरेचर को प्रमोट करो, यूरोपियन लिख लो, वेस्टर्न लिख लो, चलेगा, यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेस इन इंडिया में साइंस, यूरोपियन लिटरेचर। अभी बोलोगे मैम साइंसेस बोला गया है तो इसमें साइंसेस होता है या साइंस होता है, अरे साइंसेस मतलब देखो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, वो भी एक पार्ट है। फिर आपके आ जाते हैं क्या, सोशल साइंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके आ जाते हैं नॉर्मली फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस दैट इज द केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, इतने साइंसेस हैं, सारे साइंसेस बोले गए, मतलब सबको इंक्लूड किया गया एक ही साइंस में, तो साइंसेस बोले गए, ठीक है। विज्ञान में मतलब जितने भी विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको इंडिया में क्या करना है, प्रोमोट करना है, आगे लेके जाना है, अपग्रेड करना है। सेकेंड पॉइंट, द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस बोले गए हैं, जो नेटिव लैंग्वेज में जितने भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे, शुड नॉट बी क्लोज्ड,
क्या बोला था मैकले ने, क्या बोला था, बंद कर देना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है इनके लिए, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिंक ने जो न्यू पॉलिसी इस बेसिस पे निकाला उसमें मेंशन किया नहीं, शुड नॉट बी क्लोज डाउन, पूरा बंद नहीं करना है। द सैलरीज ऑफ द टीचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सैलरीज ऑफ द टीचर एंड द स्टाइपेंड्स ऑफ द स्टूडेंट विल कंटिन्यू एज बिफोर, जैसे पहले चल रहे थे स्टाइपेंड एंड सैलरी जैसे टीचर्स को दिए जा रहे थे वैसे ही दिए जाएंगे। बुक्स ऑन ओरिएंटल लैंग्वेज शुड नॉट बी पब्लिश्ड, ये इस पॉइंट पे आ गए। देखो कॉलेजेस बंद नहीं हो रहे, इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हो रहे ओरिएंटल वाले, बट जो किताबें थे जो ओरिएंटल लैंग्वेज में आ रहे थे, नेटिव लैंग्वेज में आ रहे थे, उनको बंद कर दिया गया, उनको पब्लिश मतलब और पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। देन डिसेमिनेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंसेस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर मैं डिसेमिनेशन लिख सकते हो, इम्पार्टिंग लिख सकते हो, डिलीवरिंग लिख सकते हो, मतलब मुझे अगर आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश का ज्ञान देना है और साइंसेस को पढ़ाना है, तो उसके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। इसका इम्पैक्ट का पॉइंट और भी कंटिन्यू है। डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या हो गया, एक एजुकेशन पॉलिसी बनाना है, न्यू पॉलिसी बना था, उसके अंडर एजुकेशन पॉलिसी भी बनाना है, उसको डिक्लेयर करना है। देन सेकंड पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कंप्लीट इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर एवरी लेवल, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी एंड यूनिवर्सिटीज लेवल में भी। डिक्लेरेशन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसी टाइम पे डिक्लेयर किया गया कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ किया जाएगा, वो चाहे लॉ मेकिंग में हो या ऑफिसर्स वर्क में हो या फिर आपके जो डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस के वर्क में हो, वहाँ पे इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। एंड इस बेसिस पे इन 1837 द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ पर्शियन, उस टाइम पे पर्शियन था तो पर्शियन को हटा के इंग्लिश को बना दिया गया। विलियम बेंटिक के बाद आए हैं ये 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। एंड लास्ट, इंग्लिश कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। इतने पॉइंट्स हैं, इतना पॉइंट्स है, कल डिस्कस हुआ था, आज डिस्कस हो गया है, ठीक है। क्या हम समझ चुके हैं इतना पॉइंट्स? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.